एक दिन एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है एक छोटे से परिवार में, एक छोटे से गांव में। वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होती है। उसके पिताजी पेशे से वकालत करते थे, एक वकील थे, जिस वजह से बेटी छोटी सी उम्र में ही ये सोच लेती है कि मैं भी अपने पिताजी के जैसे ही वकालत करूंगी, वकील बनूंगी। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और पढ़ाई लिखाई काफ़ी उसकी अच्छी थी, इस वजह से उसने लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई भी कर ली और वकील बन गई। लेकिन उसका सपना यही पूरा नहीं हुआ। अब वो चाहती थी कि वो एक जज बने। वो सिविल जज बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी। लेकिन जिस छोटे से शहर से वो बिलोंग करती थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। इस वजह से अब वो छोटी सी लड़की जब वो बड़ी हो जाती है और बड़े सपने के साथ वो बड़ी होती है, तब उसके पिताजी से वो पूछती है कि क्या मुझे आप बड़े शहर जाने दोगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। परिवार वाले इसे सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो उसे एक बहुत बड़े शहर में, जो कि मध्य प्रदेश का इंदौर लगता है, वहाँ पे रख देते हैं पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में। बच्ची बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रही थी और सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, ताकि वो एग्ज़ाम दे सके और एग्ज़ाम पास करने के बाद वो जज बन जाए। एक दिन रक्षाबंधन आता है और घर जाने के लिए उसी हॉस्टल से निकलती है। बड़ी ही खुशी से वो अपने रक्षाबंधन को मनाने के लिए अपने घर जा रही थी। लेकिन ये जो सफ़र था ये शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उस सफ़र की जो कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करना था, उसे अपने घर जाना था, वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करते ही ट्रेन से गायब हो जाती है। और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर शहर में रहने वाली एक लड़की जो कि सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, वो इंदौर के सत्कार हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। जो लड़के का निवास स्थान था, उसके पिताजी का जो घर था, वो मध्य प्रदेश का कटनी शहर है, यहीं का बताया जा रहा है। जो बच्ची का नाम है वो है अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी अपने रक्षाबंधन को मनाने के लिए घर की ओर हॉस्टल से, सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से निकलती है 7 अगस्त 2025 को। और 7 अगस्त को ही उसने ट्रेन में 3rd AC की टिकट बुक करा रखी थी। सीट नंबर 3 उसके टिकट का जो बुकिंग शीट था वो दिया गया था। 7 तारीख को बड़ी ही खुशी से वो अपने घर जाने के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए निकलती है। इस हॉस्टल से बैग पैक करती है, कुछ गिफ्ट लेती है बच्चों के लिए, कुछ राखियाँ खरीदती है और बड़ी ही खुशी से अपने दोस्तों के साथ मिलती जुलती है, उन्हें बाय करती है, अलविदा करती है। और साथ ही उसे जस्ट शाम से पहले ही स्टेशन पहुंचना था, इसलिए दोपहर के वक्त ही वो गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकल जाती है। एक कैब बुक कराती है, उस कैब में बैठती है और सीधे इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। इंदौर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद उसकी जो ट्रेन थी वो शायद 4 बजे के आसपास की थी। जिस ट्रेन से उसको सफ़र करना था उस ट्रेन का नंबर होता है 18233 नंबर की ट्रेन, जो कि इंदौर से चलकर बिलासपुर की तरफ जाती थी और इसे नर्मदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अपने तय समय शाम को 4:10 पे खुलने वाली थी इंदौर रेलवे स्टेशन से। वो समय से पहले पहुंच जाती है रेलवे स्टेशन और अपने सीट नंबर 3 पे जाकर के बैठ जाती है, जो कि 3rd टायर AC था। ये जो सीट था वो बिल्कुल ही नज़दीक था गेट से और वो अपने जो सीट है वहाँ पे बैठने के बाद अपने लगेज को रखती है और वहाँ पे सीधे अपने सीट पे बैठकर कॉल करती है अपनी चाची को। अपनी चाची को कॉल करके बताती है कि उसने ट्रेन पकड़ लिया है, वो घर अपने कटनी की ओर आ रही है। इस गाड़ी को जो पहुंचने का समय था कटनी, यानी नर्मदा एक्सप्रेस जो कटनी पहुंचनी थी, ये लगभग उसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहे तब का समय दिया गया था, यानी कि लगभग 6:50 का कटनी पहुंचने का समय होता है। अपनी चाची से वो यही सारी बातें शेयर कर रही थी कि वो सुबह तक कटनी पहुंच जाएगी। ये उस लड़की के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो पहली बार ऐसा कोई सफ़र कर रही थी। वो बहुत दिनों से इंदौर में रहती
थी और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। सिविल जज वो बनना चाहती थी और जिसके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वो इंदौर में इस सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी। और कुछ वक्त हो गए थे, लंबे समय से वो हॉस्टल में रह रही थी। अपने घर इससे पहले भी वो ट्रेन का सफ़र करके जा चुकी थी। अब जब अर्चना तिवारी जो है वो ट्रेन में बैठती है, कुछ वक्त बीतता है, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद तमाम परिवार के लोगों से उसकी बातचीत भी होने लगती है। रात का समय होता है और इस दौरान जो है अर्चना लगभग 300 किलोमीटर की सफ़र पूरी कर चुकी थी। लास्ट उसकी कॉल की जो बात हुई थी उसकी चाची से वो लगभग 10:10 पे रात को हुई थी और उसके बाद उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताया था कि वो सोने जा रही है और इसके बाद कॉल कट जाता है और वो सोने चली जाती है। इधर परिवार के लोगों में से उसके जो भाई थे, उसके जो चाचा थे, वो उसे रिसीव करने के लिए सुबह कटनी स्टेशन, जो समय उसने बताया था 6:50 का, उससे पहले ही स्टेशन पे पहुंचने की तैयारी करने लगते हैं। सुबह होता है और उसके भाई और कुछ परिवार के कुछ और लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं, कटनी स्टेशन। उन्हें पता था वो किस बोगी में आ रही है, उसका सीट नंबर क्या है, सबको शेयर कर रखा था अर्चना ने। और उसके बाद अब वो जो परिवार के लोग होते हैं उस कोच के सामने जाकर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। अब ये नर्मदा एक्सप्रेस आती है, तय समय पे रुकती है और बोगी से जैसे जैसे लोग नीचे उतर रहे थे, परिवार के लोग अर्चना तिवारी को ढूंढ रहे थे। अर्चना लास्ट के कुछ मिनट बचे होते हैं क्योंकि ये 5 मिनट तक ही केवल और केवल कटनी स्टेशन रुकती थी ये ट्रेन। इस वजह से परिवार के लोग जब अर्चना को नहीं देख पाते हैं, सभी लोग धीरे धीरे जितने वहाँ पे निकलने थे उस बोगी से वो सब लोग निकल चुके होते हैं। तब परिवार के लोग पहली बार डरते हैं और सीधे कुछ लोग इनमें से बोगी के अंदर जाते हैं। अर्चना का सीट नंबर पता था, सीट पे पहुंचते इससे पहले ही ट्रेन चल देती है और जिसकी वजह से, ट्रेन चलने की वजह से अब जो फैमिली मेम्बर अर्चना तिवारी के अंदर गए थे वो जल्दी से ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत ही उतरते ही कॉल लगाना शुरू किया अपने अन्य रिश्तेदारों को, क्योंकि ये जो कटनी स्टेशन है उसके आगे ही औरैया स्टेशन पड़ता है और जहाँ पे औरैया में ननिहाल है अर्चना तिवारी का। अब सीधे अर्चना का जो भाई होता है वो कॉल करता है अपने मामा के घर और बताता है कि अर्चना फलाना फलाना ट्रेन से आने वाली थी, कटनी पहुंचने वाली थी, लेकिन वो अपनी बोगी से नहीं निकल पाई है और हम लोगों ने भी वहां तक सीट तक पहुंच के नहीं देख पाया कि वो वहां है भी कि नहीं। शायद उन्हें लग रहा था कि अर्चना की आंख लग गई होगी, इस वजह से वो जो है बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन अब यहाँ जब मामा के परिवार को पता चलता है कि बात कुछ ऐसी है, तो आनन फानन में अब मामा जी के घर के लोग भी तैयार होते हैं और स्टेशन चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, कुछ ही देर में वहां ट्रेन आ जाती है और ये नर्मदा एक्सप्रेस आती है। वैसे ही अब ये लोग बोगी के अंदर चले जाते हैं। बोगी के अंदर सीट नंबर जो 3 था वहां तक पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें अर्चना नहीं मिलती है। मिलता है तो केवल अर्चना का बैग, और बैग सही सलामत हालत में मिलता है। अर्चना नहीं मिलती है। अब यहीं से परिवार वालों को डर लगना शुरू हो जाता है कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, क्या हुआ उसके साथ, कुछ हादसा तो नहीं हो गया। और लिहाजा इसी वजह से तुरंत ही परिवार वालों ने आनन फानन में रेलवे के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ जा करके गुमशुदगी की अर्चना की रिपोर्ट दायर करवा दी, लिखवा दी। अब इधर पुलिस को भी पता था कि एक लड़की जो है वो गुमशुदा है, जैसे कटनी स्टेशन उतरना था वो उतर नहीं पाई है। अब छानबीन थोड़ी शुरू होती है। जब वहाँ के और पैसेंजर्स जो उस ट्रेन में बैठे थे उनसे ज़रा पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि हाँ, एक लड़की इस सीट पे शाम को 4 बजे बैठी तो थी स्टेशन से, उसने इंदौर स्टेशन से ये गाड़ी पकड़ी थी, वो अपने सीट पे भी बैठी थी, वो किसी से बातें भी कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती चली जाती है कुछ लोग वहाँ पे आसपास के पैसेंजर सोने लगते हैं। लेकिन इन्हीं में से 1-2 पैसेंजर ऐसे थे जो बाथरूम की ओर जा रहे थे, क्योंकि जो सीट था अर्चना का उसके बीच में ही ट्रेन का गेट होता है और ट्रेन के गेट के पास ही वॉशरूम होता है। इस वजह से एक पैसेंजर ही बताता है कि रात लगभग 2:59 पे उसने अर्चना को उसी की सीट पे देखा था
और जब 2:59 पे उसने अर्चना को देखा तो उसके बाद ही जस्ट नर्मदा नदी आने ही वाली थी, इस वजह से उसे ये बात याद रह गई। पुलिस के पास इतनी जानकारी इकट्ठा हो जाती है कि नर्मदा नदी आने से पहले तक वो अपने सीट पे थी, लेकिन उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दी है। पुलिस का शक काफ़ी ज़्यादा गहराता चला जाता है इस बात पे कि क्या अर्चना के साथ कोई हादसा हो गया है, क्या वो नदी में गिर गई या फिर किसी ने उसे ज़बरदस्ती उस ट्रेन से निकाला हो। लेकिन ज़बरदस्ती करने का कोई गुंजाइश इस वजह से नहीं बचता है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की अगर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करता भी है तो कोई ना कोई तो ज़रूर देखता। अर्चना आवाज़ भी लगाती मदद के लिए। ये भी एंगल, दोनों एंगल जो हैं वो पुलिस सोच ही रही थी। तब तीसरी बात का पुलिस ने ध्यान रखा कि अर्चना के CDR कॉल डिटेल निकलवाई जाए। अब जब अर्चना के CDR कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो इसमें भी कुछ ऐसा शक नहीं होता है कि वो किसी के साथ अफेयर में थी या फिर अपने मर्जी से वो ट्रेन से बाहर निकल गई है, क्योंकि वो अमूमन कॉमन जो बात करती थी परिवार वालों से वही कर रही थी और ये सारी कॉल डिटेल के माध्यम से पता चल रहा था। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई कि क्या अर्चना किसी प्रेशर में थी, उसे स्टडी का कोई प्रेशर था या घर परिवार की वजह से कोई टेंशन था, तो पता चलता है कुछ ऐसी बात भी नहीं थी। हॉस्टल पहुंचने के बाद क्योंकि पुलिस की जो टीम थी, अब इंदौर पुलिस को भी सूचित कर दिया जाता है। अब यहाँ जो एक पुलिस टीम होती है इंदौर की, वो पहुंचती है सत्कार गर्ल्स हॉस्टल और जो उसकी महिला दोस्त थी उन सभी से बातचीत करती है, उनके बयान लेती है। तब सभी ने यही बताया कि वो काफ़ी खुश थी। रक्षाबंधन क्योंकि 9 अगस्त को था, इस वजह से वो 7 तारीख को ही चली गई थी अपने घर के लिए और काफ़ी अच्छे से वो बाय बोलकर सबको गई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। इस वजह से कोई प्रेशर वाली बात तो नहीं फील हो रही थी फ्रेंड्स को भी, और हॉस्टल में भी उसकी सभी से बनती थी, कोई ऐसी परेशानी थी नहीं। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने CCTV फुटेज भी निकाला। CCTV फुटेज में भी अर्चना बहुत नॉर्मल ही दिखाई दे रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। अब लगभग सप्ताह भर से ज़्यादा का समय हो गया। कुछ सर्च ऑपरेशन भी नर्मदा नदी में चलाई जा रही हैं ताकि अगर उसमें गिरी भी है अर्चना तो वो उसकी बॉडी जो है वो बरामद कर सके। और भी लिहाज से कई दृष्टि से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अर्चना का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ पुलिस वाले ये भी बता रहे हैं कि उन्हें कुछ क्लू मिले हैं, लेकिन वो क्या क्लू है, वो अर्चना तक पहुंचते भी हैं या नहीं, इन सभी बातों पे अभी भी जांच का विषय बना हुआ है और जांच जारी है। तो ये जो कहानी है अर्चना की, वो कौन सा अंत मोड़ लेगी, ये अभी भी जांच का विषय है और ये कहानी अभी भी अधूरी है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी हो पाएगी। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि अर्चना जहां भी हो सुरक्षित हो, सही सलामत हो, उसके साथ कोई दुर्घटना और कोई अनहोनी ना हुई हो। आज की कहानी यहीं तक थी। अब इस कहानी में जो भी आगे अपडेट आने वाली है या इस कहानी का अंत क्या होगा, ये जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से ये ज़रूर सबक सीखने को मिलता है या हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या बेटियों को अकेले भेजना भी कहीं पे सेफ है या नहीं है। हर कोई इस बात को सोचकर डरने लगता है और इस वजह से समाज में कहीं ना कहीं डर का भी माहौल है। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं था। मैं कहानियां बस इसी वजह से आप सभी को सुनाती हूं ताकि आप जागरूक रहें, सचेत रहें। अगर आप ऐसे ही रियल इंसिडेंट या फिर स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी, तब तक आप सावधान रहें, सचेत रहें, अपना रखें पूरा ख्याल। धन्यवाद।